हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। और जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना देर किए हुए। और भी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी पहले तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास L लंबाई का और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला हमारे पास एक चालक है। और इस चालक में प्रति एकांक आयतन में स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जब इस चालक के सिरों पर हम V वोल्ट की बैटरी अप्लाई करते हैं, तो ये बैटरी अप्लाई करने से ये सिरा जो हो जाएगा धन विभव पर हो जाएगा और ये ऋण विभव पर हो जाएगा। अर्थात ये एक तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल बन गया और ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर, जो कि बैटरी नहीं लगाई थी, तो उससे पहले इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहे थे, इधर उधर यादृच्छिक मोशन कर रहे थे, ठीक है। और जैसे हमने बैटरी लगाई थी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पी सिरे से क्यू सिरे की ओर इस तरीके से औसत नियत वेग, जिसको हम कहते हैं अनुगमन वेग, तो ये अनुगमन वेग वीडी से सिरे पी से क्यू की ओर गति करने लगे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि जो ऋण सिरा होता है, ऋण सिरा इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ये पी से क्यू सिरे की ओर इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। साथ ही साथ ये जो सिरा है, ये धन सिरा है और धन सिरा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण का बल लगाएगा और ये भी पी से क्यू की ओर आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन को। और फलस्वरूप हम क्या देखेंगे कि सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत निश्चित औसत वेग, जिसको हम अनुगमन वेग कहेंगे, पी से क्यू सिरे की ओर गति करने लगेंगे, ठीक है। और परिपथ में धारा बह जाएगी। और हम जानते हैं प्लस से माइनस की ओर सदैव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा होती है। देखिए, प्लस से माइनस की ओर यहाँ पर मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा शो कर दी है। और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ई लिखा है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, माना L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक हमारे पास चालक है। इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n तथा अनुगमन वेग Vd से इलेक्ट्रॉन्स पी सिरे से धन सिरे की ओर V वोल्ट की बैटरी लगाने पर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये आपको इतना खुद से लिखना है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा यहाँ पर, ये जो ई वैद्युत क्षेत्र है कितना होगा, हमने क्या लगाया, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया, ठीक है। हम लिखेंगे चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला होता है E बराबर V/L। इतना वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, ठीक है। अब चालक में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना वैद्युत बल कार्य करेगा, अब हम लिख लेते हैं। चालक में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत वैद्युत बल, कितना वैद्युत बल कार्य करेगा, F बराबर होता है QE। अब जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र कितना E, तो F बराबर QE। Q क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसको हम E से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल e से, इसलिए मैंने F बराबर QE न लिखकर F बराबर EE लिखा है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। F बराबर QE इतना बल हुआ। अब देखिए, हम जानते हैं
कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, परंतु यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा त्वरण स्मॉल a है तो F बराबर कितना होता है, एम ए होता है। एक वैद्युत बल का फॉर्मूला ये होता है, F बराबर एम ए। ठीक है, तो ये F बराबर एम हो गया। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से ए निकालते हैं, ए तुरंत ए बराबर एफ अपॉन एम हो जाएगा। और ये F जो है ये कौन सा बल होगा, एक तरीके से वैद्युत बल होगा। इसको हम एफ ई भी लिख सकते हैं, वैद्युत बल होगा। और वैद्युत बल का मान कितना होता है, ई होता है। ठीक है, और एम एफ ई का मान हमने यहाँ से लिखा है ऊपर से ई अपॉन एम हो जाएगा। और यहाँ से स्मॉल ई, कैपिटल ई, ठीक है, कैपिटल ई और ई अपॉन एम। ये वैद्युत यानी ये जो त्वरण आया, ये कितना आया हमारे पास, त्वरण निकल के आ जाता है। इसको हम थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ देंगे और ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम इसको थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जैसा कि हम जानते हैं जब आप बैटरी नहीं लगाओगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर यादृच्छिक गति करेंगे, यानी कोई किधर जाएगा कोई किधर जाएगा, इस तरीके से टेढ़े मेढ़े इधर उधर गति कर रहे होते हैं। ठीक है, अर्थात जब ये गति करते हैं तो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, या इसके अंदर उपस्थित धनायन जो होते हैं उनसे बार बार क्या करेंगे, टकराएंगे। और टकराने से क्या होगा, इनमें ऊष्म विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, इनमें ऊष्म विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ऊष्म विक्षोभ के कारण इनके अंदर क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन में प्रारंभिक ऊष्म वेग होता है। क्या होता है, प्रारंभिक ऊष्म वेग होता है। हम लिखेंगे जब दो इलेक्ट्रॉन, देखिए जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो किन्हीं दो टक्करों के बीच तय किए गए पथ को ही माध्यम मुक्त पथ बोलते हैं। और किन्हीं दो लगातार टक्करों के बीच लगे समय को हम श्रांति काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं। और इस श्रांति काल को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका कंसेप्ट आगे आएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ से, यदि चालक में उपस्थित यदि चालक में उपस्थित n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक तापीय वेग क्रमशः u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर, un वेक्टर तथा श्रांति काल टाउ, क्या बोलते हैं इसको, टाउ के बाद वेग क्रमशः v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, ये v है, v3 वेक्टर, vn वेक्टर हो। तो ठीक है, क्या होगा, हम इनके मान निकाल लेते हैं। तो देखिए v1 वेक्टर का मान कितना होगा, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, और ये क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, ये होता है हमारा गति के प्रथम समीकरण। ये गति का प्रथम समीकरण होता है, प्रथम समीकरण से। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारा v1 वेक्टर। कैसे लिखेंगे हम, v1 वेक्टर पहले कण का, ठीक है, पहले कण का वेग टाउ, यानी टाउ श्रांति काल समय के बाद। ठीक है, वेग कितना हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा v1 वेक्टर, v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो u1 वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टाउ। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे कण के लिए हम v2 वेक्टर मान लेते हैं, जो कि u2 वेक्टर प्लस ए वेक्टर टाउ जाएगा। ठीक है, और v3 वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो u3 वेक्टर प्लस ए वेक्टर टाउ।
इसी तरीके से डॉट 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 एन वे करके निकालते हैं, वी एन वेक्टर बराबर यू एन वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टाउ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या देखें, ये जो हमारे वेग है इन सब का जो औसत होता है यही होता है हमारा अनुगमन वेग। ठीक है, अब हम लिखेंगे अनुगमन वेग। अनुगमन वेग की परिभाषा से, अनुगमन वेग की परिभाषा से, अनुगमन वेग की परिभाषा से क्या होता है, वीडी। अनुगमन वेग क्या होता है, इन सभी वेगों का औसत ही क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। यानी कि v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस सभी v1 v2 v3 इन सभी का औसत जो होगा, ठीक है, n कण है इसलिए n को जोड़कर n से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यही होगा हमारा अनुगमन वेग vd। तो अनुगमन वेग vd कैसे निकलेगा, v1 की वैल्यू हमारे हमको दी हुई है u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ, और ये हो जाएगा u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ प्लस u3 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ। इसी तरीके से nवें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, un वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ। ठीक है, अपॉन n। सही है, ये हमारा इस तरीके से v1 वेक्टर v2 वेक्टर, ठीक है, v3 वेक्टर और ये vn वेक्टर है, इन सब की वैल्यू लिख दी हमने। इसके बाद देखिए कैसे करेंगे हम, vd बराबर, इसमें से हम एक काम करते हैं u1 u2 u3 वेक्टर इन सबको पास पास कर लेते हैं, u1 वेक्टर फिर u2 वेक्टर फिर ये वाला u3 वेक्टर, ठीक है, प्लस डॉट 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 ये वाला लास्ट वाला un वेक्टर। ये तो सब कर दिया हमने अलग। ठीक है, इन सब को कर देते हैं हम अलग। और देखिए इसके नीचे भी क्या है, n का डिवाइड हो रहा है ना, n का डिवाइड प्लस बचा क्या है हमारा a वेक्टर और टाउ। ठीक है, इनको हम कर देते हैं अलग। क्या करेंगे हम, a वेक्टर टाउ प्लस ये वाला, फिर ये दूसरा वाला है a वेक्टर टाउ, फिर तीसरा वाला a वेक्टर टाउ। इसी तरीके से कितनी बार हो जाएगा, n बार आ जाएगा, n बार। ठीक है, कितनी बार जुड़ेगा, a वेक्टर टाउ a वेक्टर टाउ a वेक्टर टाउ, कितनी बार है, n बार है, तो कितनी बार जुड़ेगा, n बार जुड़ जाएगा ये। ठीक है, और इसके लिए भी हम क्या कर देते हैं, इसके नीचे भी n कर देते हैं, क्योंकि n है ना ये पूरे के नीचे है, तो मैंने दोनों को अलग अलग करके और पूरे के नीचे n कर दिया, तो कोई समस्या तो नहीं इसमें। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद क्या होगा, परंतु हम क्या जानते हैं, परंतु हम जानते हैं ये जो u1 वेक्टर है, u2 वेक्टर है, u3 वेक्टर, इन सब का जो औसत होता है ये क्या है, ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत तापीय वेग। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत तापीय वेग होता है, जो कि सदैव क्या होता है, शून्य रहता है। ठीक है, क्या है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग होता है, तापीय वेग, और ये सदैव क्या रहता है, शून्य रहता है, इसलिए ये वैल्यू जो होगी आपकी पूरी पूरी क्या होगी, शून्य हो जाती है। तो अनुगमन वेग vd का मान कितना होगा, ये तो शून्य हो गया। ठीक है, क्या बचेगा, ए टाओ कितनी बार जुड़ रहा है ये हमारा, ये जुड़ रहा है हमारा कितनी बार, n बार जुड़ रहा है, तो n इंटू ए वेक्टर टाउ अपॉन n, यही तो हो जाएगा, n बार जुड़ रहा है तो n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये n से n कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ से v d अनुगमन वेग आ जाएगा a वेक्टर इंटू टाउ, इतना आ जाएगा। ठीक है, परंतु a वेक्टर का मान तो हमको दे रखा है ना ऊपर। ठीक, देखिए यहाँ देखिए ए वेक्टर का मान समीकरण एक में दे रखा है, ए का मान, या इसको अगर सदिश रूप में लिखना चाहे तो ए वेक्टर लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ए का मान कितना है, ई अपॉन एम, तो यहाँ ए वेक्टर, इसको जरूरी नहीं है वेक्टर ही लगाएं आप, खाली सिंपली इसको अदिश रूप में वी डी बराबर ए टाउ भी लिख सकते हैं। सर ये तो सदिश रूप के लिए, जैसे कि कोई चीज़, कोई एक राशि सदिश है तो उसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, तो एक सदिश राशि होती है इसलिए हमें वेक्टर लगा हुआ है। ये जो हमारा वेग होता है ये भी सदिश राशि इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, और अगर हम ना लगाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सदिश है तो सदिश ही रहेगी, जरूरी नहीं इसके ऊपर वेक्टर ही लगाया जाए। ठीक है, अब समीकरण एक से ए का मान रख दो, समीकरण एक से
स्मॉल ए का मान रखने पर, ठीक है। तो वी डी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, ई अपॉन एम, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, और कितना हो जाएगा टाउ, कितना आ जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आ जाता है, ठीक है। यहाँ आप इसको फिलहाल इसको समझेंगे यहाँ पर इतना, यह अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आ गया। कभी कभी बोर्ड में इतना ही आ जाता है, जरूर नहीं है कि अनुगमन वेग के आधार पर उनके नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, ऐसा ही आए। कभी कभी आ जाता है अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको फिर ये स्टार्टिंग से करना और यहीं तक करना है, बस यहीं छोड़ देना है आपको, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लिया। परंतु हमने क्या देखा, परंतु हम जानते हैं, स्टार्टिंग में लिखा था मैंने, क्या लिखा था देखिए, ई बराबर वी अपॉन एल, ई बराबर वी अपॉन एल। तो यहाँ देखिए इसमें ई आ रहा है ना, ई आ रहा है, तो इसको वी अपॉन एल कर सकते हैं। तो वी डी बराबर हो जाएगा ये ई टॉ अपॉन एम, और ये ई है, इसको हम वी अपॉन एल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वी अपॉन एल, ठीक है, क्योंकि ई बराबर वी अपॉन एल होता है, इसलिए मैंने इसको मैंने हटाकर वी अपॉन एल कर दिया। तो वी डी कितना आ जाएगा हमारा, वी डी आ गया ई वी टॉ अपॉन एम एल। तो ये जो आया है, ये रिलेशन, ये किस में आया है, अनुगमन वेग और वैद्युत विभव में संबंध। हम लिखेंगे यह अनुगमन वेग तथा वैद्युत विभव या विभवांतर, ठीक है, में संबंध है, ठीक है। तो हमने अनुगमन वेग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ओके, और अनुगमन वेग और वैद्युत विभव दोनों में संबंध निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना था, हमको करना था ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा आगे और करना होगा। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ, देखिए नेक्स्ट पेज पर क्या होगा। देखिए हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि आई बराबर होता है एन ई ए और वी डी, ठीक है। आई बराबर एन ई ए और वी डी और वी डी हमने अभी निकाला पीछे, जस्ट अभी क्या निकाला फॉर्मूला, देखिए समीकरण नंबर 2 में, देखिए समीकरण नंबर 2 में वी डी निकाला ई टॉर्क अपॉन एम। समीकरण 2 से मान रख दिया मैंने, क्या है, ई टॉर्क अपॉन एम। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या था ये, समीकरण 2 से वी डी का मान रखने का, तो हमने मान रख दिया बस, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने देखा आई बराबर एन ई और ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ई ए टॉर्क अपॉन एम। फिर से आप क्या करेंगे, ई को वी अपॉन एल कर सकते हो चाहो तो, एन ई स्क्वायर ए टॉ अपॉन एम। अब ये जो कैपिटल ई है, इसको हम वी अपॉन एल भी लिख सकते हैं या नहीं, तो लिख दो, क्योंकि ई बराबर वी अपॉन एल होता है, तो हमने इस ई को वी अपॉन एल कर दिया है, सही है। इस आई को इसके नीचे ले आएंगे हम, आई अपॉन वी, जो कि कितना हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टॉर अपॉन एम एल हो जाएगा बचा हुआ, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, वी अपॉन आई कर देता हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ घुमाकर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क हो जाएगा फ्री, और हम जानते हैं वी अपॉन आई, परंतु हम जानते हैं वी अपॉन आई जो होता है, ये क्या होता है, प्रतिरोध आर होता है, प्रतिरोध आर होता है, ठीक है। क्या होता है, ये आर होता है, सही है, ओके। तो हम लिख सकते हैं इसको, वी अपॉन आई क्या हो गया, आर हो गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ।
तो ये ओम के नियम में हमने क्या देखा कि ये वैल्यू क्या होती है हमारी आर होती है, सही है। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये आर की वैल्यू निकल के आती है, वैद्युत प्रतिरोध का मान निकल के आ गया। तो आज तक हम जो ओम के नियम में आर बराबर वी अपॉन आई में जो हम आर पढ़ते आए थे उसका मान क्या होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर एट, और जो कि याद रखने वाली, ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है, आप इसको जरूर याद रखें। तो आर की वैल्यू क्या होती है ये, अब जरा ध्यान से देखेंगे, वी अपॉन आई, ये जो वी अपॉन आई है बराबर एम एल एन ई स्क्वायर एट, और ये सब क्या है कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है, ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। वी अनुक्रमानुपाती आई भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, वी अनुक्रमानुपाती आई, और यही क्या होता है, यही ओम का नियम होता है, यही ओम का नियम। तो इस तरीके से हमने ओम का नियम सिद्ध कर दिया वी अनुक्रमानुपाती आई। तो ओम का नियम यही होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें तो चालक की सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यही ओम का नियम होता है। तो इसलिए हमने ये ओम का देखिए वी अनुक्रमानुपाती आई हमने सिद्ध कर दिया जो कि ओम का नियम है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से आपको करना है, ओम का नियम का सत्यापन आपने कर दिया है। और ये किससे किया था आपने, अनुगमन वेग के आधार पर किया था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, और वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे, और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो प्राप्त हो, ठीक है। चलिए लेते हैं हम विदा, और अगला टॉपिक कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में।